हेलो साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो पुरानी एग्जाम में आए हुए हैं और ये आगामी महीनों में होने वाली भर्तियों में बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 204, 189, 649 या 550। तो इसका सही आंसर होगा 649 या 650। अब हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान और पंजाब में बहती है और इसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1958 में और इसका पहला चरण पूरा हुआ 1983 में। इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य था राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों को सिंचित या सिंचाई जल उपलब्ध कराना और खेती को बढ़ावा देना। पहले इसे राजस्थान नहर परियोजना कहा जाता था। बाद में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रखा गया। इस परियोजना का उद्देश्य था रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में पानी पहुंचाना और हरियाली लाना। ये नहर पंजाब में हरीके बैराज से निकलती है और हरीके बैराज सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर बना हुआ है और वहां से राजस्थान के कई जिलों तक पानी पहुंचाती है। इसमें मुख्य चरण में प्रथम चरण आता है जिसमें हरीके बैराज से लेकर जायल हनुमानगढ़ तक है और इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। और ये प्रथम चरण पक्की नहर से बनाया गया है जिससे पानी का रिसाव कम हो। और द्वितीय चरण जायल से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर जिले तक इसका विस्तार है और इसमें मुख्य नहर के अलावा कई सहायक नहरें भी बनाई गई हैं और इसकी कुल लंबाई 446 किलोमीटर है। यानी प्रथम चरण की कुल लंबाई है 204 किलोमीटर, जबकि द्वितीय चरण की कुल लंबाई है 446 किलोमीटर। प्रथम चरण हरीके बैराज से लेकर जायल हनुमानगढ़ तक इसकी लंबाई है, जबकि द्वितीय चरण जायल से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर जिले तक इसका विस्तार है। इंदिरा गांधी नहर से हमें लाभ मिलते हैं कि थार रेगिस्तान में हरियाली लाई गई। यानी इसका महत्वपूर्ण लाभ हुआ है कि इससे थार रेगिस्तान में हरियाली लाई गई और राजस्थान के जिलों जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। गेहूं, सरसों, कपास जैसी फसलें अब वहां बड़े पैमाने पर उगाई जाने लगी। पशुपालन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया और जल आपूर्ति से कई नए गांव बसाए गए। राजस्थान के कुछ प्रमुख जिले इससे प्रभावित हैं, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का कुछ हिस्सा। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी है, जैसे पानी के अत्यधिक दोहन से भूमि क्षारीय और जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। मेंटेनेंस में इसमें कठिनाइयां है और पानी के वितरण में असमानता और कई जगहों पर रेत भराव की समस्या भी है। ये भारत की सबसे लंबी नहर परियोजनाओं में से एक है और इसे रेगिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस परियोजना ने रेगिस्तान में कृषि क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा गठित सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी किस विभाग के अंतर्गत आती है? जल संसाधन, उद्योग, भूगर्भ खनन, पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा जल संसाधन विभाग। सांबर लेक मैनेजमेंट कमेटी का गठन के उद्देश्य थे सांबर झील के संरक्षण, प्रबंधन और पुनरुद्धार के लिए एक विशेष समिति बनाई गई। इसका मुख्य लक्ष्य है कि झील की पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारना और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करना और क्षेत्र का सतत विकास करना। समिति का गठन वर्ष 2019 और 20 के बाद विशेष रूप से 2019 में हजारों पक्षियों की मौत के बाद तेजी से पहल की गई और गठनकर्ता इसमें राजस्थान सरकार के वन विभाग और जल संसाधन विभाग के समन्वय से हुआ। एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई जिसका नेतृत्व वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों को सौंपा गया। इस समिति की कुछ जिम्मेदारियां भी है जिसमें झील का पारिस्थितिकी संरक्षण करना, अवैध गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम करना, पक्षी संरक्षण करना, स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय करना और इको टूरिज्म का विकास करना, दीर्घकालीन प्रबंधन योजना बनाना, जो झील के भविष्य के लिए 10 से 20 साल की व्यापक प्रबंधन योजना तैयार करना। समिति द्वारा कुछ प्रमुख निर्णय भी दिए गए, जैसे झील के पास आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की सिफारिश करना, सांबर झील के लिए पृथक बजट आवंटन का प्रस्ताव, वैज्ञानिक अध्ययन करना जिसमें जलवायु, भूगर्भीय जैव विविधता पर रिसर्च करना, हर साल झील का स्वास्थ्य ऑडिट करना और अवैध नमक इकाइयों की हटाई
डेडलाइन तय करना। इस समिति से अपेक्षित परिणाम मिले, जैसे सामर झील का पुनर्जीवन, प्रवासी पक्षियों की वापसी, स्थायी नमक उत्पादन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास और पर्यावरणीय पर्यटन का विस्तार। वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो हमारा प्रश्न है, वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है तेंदू के पत्तों से। राजस्थान में तेंदू के पत्तों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में तेंदू के पत्तों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है बारां जिला। तेंदू के पत्ते मुख्य रूप से किस चीज के लिए निर्माण में उपयोग किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं बीड़ी बनाने में। तेंदू पत्तों का संग्रहण राजस्थान में किस महीने के आसपास होता है? तो ये होता है अप्रैल और जून के बीच में। तेंदू पत्तों का संग्रहण कार्यतः मुख्यतः किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो तेंदू पत्तों का संग्रहण किया जाता है सेरिया जनजाति द्वारा। राजस्थान में तेंदू पत्तों के व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान में तेंदू पत्तों का नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा गठित सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। तेंदू पत्तों किस प्रकार खनिज उपज में गिना जाता है? तो ये गिना जाता है लघु वनोपज में। राजस्थान में तेंदु पत्तों के संग्रहण हेतु कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो राजस्थान में तेंदु पत्तों के संग्रहण हेतु राजस्थान लघु वनोपज अधिनियम 1984 लागू किया गया। तेंदु पत्तों का उचित मूल्य निर्धारण किसके द्वारा तय किया जाता है? तो तेंदु पत्तों का उचित मूल्य निर्धारण राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। बीड़ी निर्माण के लिए तेंदु पत्तों का अतिरिक्त किस वस्तु की आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता होती है तंबाकू की। राजस्थान में तेंदु पत्तों का प्रमुख मंडी केंद्र कौन सा है? तो यह है बारां और झालावाड़। तेंदु पत्तों का मुख्य क्रेता कौन होता है? तो ये होता है बड़ी निर्माता कंपनियां, यानी तेंदु पत्तों को बड़ी निर्माता कंपनियां खरीदती है। तेंदु पत्तों से होने वाली आय का सबसे बड़ा लाभ किसे होता है? तो इसका लाभ होता है ग्रामीण ग्रामीण लोगों को या ग्रामीण संग्राहकों को, विशेषकर आदिवासी समुदाय को। राजस्थान के किस वन में क्षेत्र में तेंदु के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं? तो बारां और कोटा संभाग में तेंदु के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो यह है कोटा में। लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है? तो इनका धार्मिक स्थल है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अब हम गोगा जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। जैसे गोगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था गदेरवा चूरू में। गोगा जी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? तो गोगा जी को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी का प्रमुख मेला किस स्थान पर बढ़ता है? गोगा जी का प्रमुख मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तो गोगा जी का प्रमुख मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी में। गोगा जी किस जाति से संबंधित थे? तो गोगा जी राजपूत जाति से संबंधित थे या चौहान वंश से संबंधित थे। गोगा जी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोगा जी को जहार वीर या जहार वीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी की स्मृति में कौन सी ध्वनि बजाई जाती है? तो गोगा जी की स्मृति में बीन बजाई जाती है। गोगा जी किस जीव के संरक्षक माने जाते हैं? तो गोगा जी नाग या सांप के जीव के संरक्षक माने जाते हैं। गोगा जी किस माह में विशेष रूप से पूजे जाते हैं? तो गोगा जी भाद्रपद महीने में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। गोगा जी का संबंध किस प्रसिद्ध वंश से है? तो गोगा जी का संबंध चौहान वंश से संबंधित है, यानी गोगा जी चौहान वंश से संबंधित है। गोगा जी की माता का नाम क्या था? तो गोगा जी की माता का नाम था बाचल दे। गोगा जी के समकालीन किस प्रसिद्ध संत का उल्लेख मिलता है? तो गोगा जी के समकालीन थे संत गुरु गोरखनाथ। गोगा जी का घोड़े का रंग किस प्रकार का बताया गया है? तो गोगा जी घोड़े का रंग था सफेद। गोगा जी की प्रतिमा में वे किस मुद्रा में दिखाई देते हैं? तो गोगा जी की प्रतिमा में वे युद्ध मुद्रा में दिखाई देते हैं। गोगा जी के संदर्भ में गोगा पीर शब्द किस धर्म से जुड़ता है? तो गोगा जी के संदर्भ में गोगा पीर इस्लाम धर्म से संबंध से जुड़ता है, यानी इस्लाम धर्म में गोगा जी को गोगा पीर कहा जाता है।
गोगाजी से जुड़ी कौन सी कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है? सांपों पर नियंत्रणी कथा विशेष रूप से गोगाजी संबंधित है और उनसे जुड़ी हुई है। गोगाजी के प्रमुख भक्त किस नाम से जाने जाते हैं? तो गोगाजी के प्रमुख भक्त लांगुरिया नाम से जाने जाते हैं। गोगाजी किस स्थान से अंतिम बार स्वर्गारोहण किए माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं गोगामेड़ी हनुमानगढ़ से। गोगाजी को किस रूप में जहार वीर कहा जाता है? तो मृत्यु को जीतने वाले। निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव नहीं है? तो जैसलमेर शैली में मुगल प्रभाव नहीं है। जावर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। जावर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो जावर खनन क्षेत्र सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अब हम खनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इसमें हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे जावर खनन क्षेत्र। जावर खनन क्षेत्र भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित एक प्रमुख खनन क्षेत्र है। ये इलाका खास तौर पर सीसा, जस्ता और कुछ हद तक चांदी की खनन के लिए प्रसिद्ध है। जावर क्षेत्र में मुख्यतः सीसा और जस्ता के अयस्क मिलते हैं। ये भारत का एक प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ की खनन गतिविधियां हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी संचालित करती है, जो वेदांता समूह का हिस्सा है। जावर क्षेत्र में प्राचीन समय से ही खनन होता आ रहा है, लेकिन आधुनिक औद्योगिक खनन 20वीं सदी में शुरू हुआ। जवार खनन क्षेत्र राजस्थान उदयपुर का जवार खनन क्षेत्र उदयपुर का सीसा जस्ता खनन केंद्र है, जो भारत के खनन उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम खनन से संबंधित वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसे राजस्थान में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। जवार खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जवार खनन क्षेत्र सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का झुंझुनू जिला और खास तौर पर खेतड़ी ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम का सर्वाधिक भंडार राजस्थान के किस जिले में है? तो जिप्सम का सर्वाधिक भंडार बीकानेर जिले में है। थार रेगिस्तान में कौन सा खनिज मुख्य रूप से मिलता है? तो थार रेगिस्तान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मिलती है। सलम्बुर क्षेत्र में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सलम्बुर क्षेत्र फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। डूंगरपुर जिले में किस धातु खनिज मिलते हैं? तो डूंगरपुर जिले में सीसा और जस्ता के खनिज मिलते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है खेतड़ी। राजस्थान में चूना और पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजस्थान में चूना और पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में।